राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो अपनी बात आपके बीच में रखें। माननीय चौधरी विधायक साथियों, जनाब मोहम्मद जी ने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी और उन बातों से एक बात ये पता चल रही है कि देश में मुसलमानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं पर कोई भी बात करने के लिए कोई भी पार्टी तैयार नहीं है, जिनको मुसलमान पिछले कई सालों से वोट देते आए। इसके बावजूद भी वो लोग आप लोगों की समस्याओं पर किसी भी प्रकार की बात करने के लिए तैयार नहीं। तो जैसे देश में मुसलमानों की बहुत सारी समस्याएं हैं और मुसलमानों के मुद्दे पर कोई पार्टी बात करने के लिए तैयार नहीं है, वैसे ही देश में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिन्हें हजारों साल से अछूत घोषित किया गया, गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया, उनकी भी बहुत सारी समस्याएं। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जाता है, तो शेड्यूल कास्ट के लोग अगर मूंछ रख लेते हैं तो उनको पीट दिया जाता है। अगर वो घोड़ी पर चढ़कर बारात निकाल लेते हैं तो उनको पीट दिया जाता है। वो जय भीम बोलते हैं तो उनको पीट लिया जाता है। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर भी बड़े पैमाने पर देश में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, लेकिन इनके ऊपर भी कोई पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई पार्टी बोलने के लिए राजी नहीं है, जितनी भी पार्टियां देश में काम कर रही है। इसी प्रकार से देश में आदिवासी भी बहुत सारे हिस्से में रहते हैं। आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर अडानी और अंबानी का कब्जा किया जा रहा है। आदिवासियों के भी फेवर में कोई पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसी प्रकार से देश में एक बहुत बड़ी आबादी है पिछड़े वर्ग की, जिसे ओबीसी कहा जाता है। देश की आजादी के 74 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। जब गिनती ही नहीं हुई तो हिस्सा कहां से मिलेगा? तो पिछड़े लोगों के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि देश में जो 85 से 90% आबादी है, जिनके हक हकूक की बात देश में होनी चाहिए, मगर उनके हक अधिकार की कोई बात कोई पार्टी करने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा की बात कोई पार्टी करने के लिए नहीं तैयार है। आप प्राइमरी स्कूलों के हालात देख लो। बच्चा किताब भले भूल जाए, कटोरा नहीं भूलता है, खिचड़ी खाता है, घर चला आता है। हम लोग भी प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन तब पढ़ाई होती थी। लेकिन आज के प्राइमरी स्कूल के हालत बद से बदतर हो गए हैं। दूसरी तरफ रेडियंट कॉन्वेंट जैसे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, जहां महंगी शिक्षा है, जहां पिछड़े वर्ग के बच्चे, शेड्यूल कास्ट के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे, जो कमजोर लोग हैं, उनके बच्चे नहीं जा सकते हैं। तो हमारे लोगों को पढ़ाई से भी रोका जा रहा है। अभी कोरोना का समय आया था तो आप लोगों ने देखा होगा अस्पतालों में कैसे लाशें आ रही थी। तो दवाई की भी व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई की भी समस्या है, दवा की भी समस्या है और रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे समाज का नौजवान हाई स्कूल पास करता है, इंटरमीडिएट पास करता है, बीए पास करता है, बीएससी पास करता है, टेट पास करता है, सुपर टेट पास करता है। इसके बावजूद भी रोजगार नहीं है। तो ये जो बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक साजिश देश में चल रही है। केवल हिंदू और मुसलमान की बात होनी चाहिए, किसी मुद्दे की कोई बात नहीं होनी चाहिए, किसी समाज के अन्याय अत्याचार की कोई बात नहीं होनी चाहिए, किसी के हक हकूक की कोई बात नहीं होनी चाहिए। केवल हिंदू और मुसलमान की बात होनी चाहिए। ऐसा आरएसएस और बीजेपी के लोगों की साजिश है। और इस साजिश में जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, जिनको आज तक मुसलमान सेकुलर मानते रहे, वो भी इस साजिश में शामिल है। तभी वो कहते हैं कि हम बीजेपी वालों से बढ़िया राम मंदिर बनाएंगे। आप लोगों ने अगर रामगोपाल यादव का इंटरव्यू सुना होगा तो आप लोगों को पता होगा। तब वो कहते हैं हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, तब वो कहते हैं हम ब्राह्मण पुजारियों को वेतन देंगे। अरे भाई, जनता का टैक्स है, तुम ब्राह्मण पुजारियों को वेतन क्यों दोगे? तुम उस टैक्स के पैसे को तुम पढ़ाई के लिए लगाओ, तुम उस टैक्स के पैसे को दवाई के लिए लगाओ, तुम उस टैक्स के पैसे को बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए लगाओ। लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रही है। देश का जो निजाम है, निजाम में कितने % मुसलमान है, कितने % शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, कितने % आदिवासी लोग हैं, कितने % पिछड़े वर्ग के लोग हैं? नहीं है। देश के शासन और प्रशासन में 3.5% जो यहूदी नस्ल के ब्राह्मण लोग हैं, उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। इसकी कोई बात देश में नहीं हो रही है। हम ये कह रहे हैं दंगे क्यों हो रहे हैं?
अगर देश के प्रशासन में डीएम हमारा होता, एसपी हमारा होता, कोतवाल हमारा होता, थानेदार हमारा होता, तो दंगे में हमको नुकसान क्यों होता? और दंगे होते क्यों? जब हमारे नहीं हैं, तो जब दंगे फसाद कराने होते हैं तो प्रशासन भी उसमें शामिल हो जाता है, पुलिस भी उसमें शामिल हो जाती है और वो शामिल होकर के दंगे कराने का काम करते हैं। सरकार किसी की भी हो, लेकिन प्रशासन में वही लोग हैं। तो हमको समझने की जरूरत है, एक भागीदारी का भी मामला है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने यह दावा किया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर मुसलमान देश में 19% है तो शासन में, प्रशासन में, पुलिस थानों में, हर जगह 19% मुसलमान होने चाहिए। अगर 19% मुसलमान हर जगह हो जाए, इसी प्रकार से जिसकी जितनी आबादी है उतना अगर उसको हिस्सा मिल जाए तो सबके साथ में न्याय हो जाएगा। ये इंसाफ कायम करने की लड़ाई। ये जो सेकुलर के नाम पर आज तक हमारा वोट लूटते रहे, उनसे सतर्क होने की जरूरत है। लड़ाई सेकुलर और कम्युनल की नहीं है। हम तो मुसलमान नहीं है, हम तो बैकवर्ड क्लास के आदमी हैं। हम 3 समय पर हिंदू हो जाते हैं, बढ़िया वाले। कब कब हम हिंदू हो जाते हैं? आरएसएस बीजेपी की नजर में जब वोट डालना है तब हम उनकी नजर में बढ़िया वाले हिंदू हैं। जब मुसलमान से लड़ना हो, दंगे फसाद करने हो, तब हम बढ़िया वाले हिंदू हैं। और जब उनको चंदा देना हो तब भी हम बढ़िया वाले हिंदू हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हमारी गिनती करो, हमारी संख्या के अनुपात में हमको भी डीएम, एसपी, कलेक्टर बनाओ, तब हम हिंदू नहीं होते हैं। तब कहते हैं केवल ब्राह्मण ही हिंदू हैं। आप लोगों ने खबर सुनी होगी, रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति हैं, मगर राष्ट्रपति जी जब मंदिर में गए तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हो, आप तो अछूत हो हमारे धर्म के अनुसार, इसलिए आपको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। जब मंदिर में घुसने की बात आती तब हम हिंदू नहीं होते, जब हक अधिकार की बात होती तब हम हिंदू नहीं होते। आज अखिलेश यादव जी चंदन पोत के बड़का हिंदू बन रहे, लेकिन अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे तो गंगा जल और गोमूत्र से शुद्ध किया गया कि यहाँ एक शूद्र रहता था। तो इस बात को समझने की जरूरत है। हम लोग भी समझ रहे हैं, मुस्लिम भाइयों को भी समझने की जरूरत है कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हम सब के बुजुर्गों ने अंग्रेजों को देश से खदेड़ने का काम किया और ईमानदारी से आजादी की लड़ाई लड़ी थी, कुर्बानी और शहादत देने का काम किया था। इस आशा और उम्मीद के साथ कुर्बानी और शहादत देने का काम किया था कि जब अंग्रेज जाएंगे तो ये मुल्क हमारा है, तो हम इसमें इज्जत से जिंदगी गुजर बसर करेंगे। लेकिन आजादी के 74 साल में हमको इज्जत की जिंदगी भी गुजर बसर करने का मौका नहीं दिया गया। इसलिए ये जो लड़ाई है ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मजलूम और जालिम की लड़ाई है। मुसलमानों को ये तय करना पड़ेगा कि देश में मजलूम कौन है और देश में जालिम कौन है। जो यहूदियों की नस्ल के लोग आकर के भारत पर राज कर रहे हैं, वो समझना पड़ेगा कि इनकी वजह से भारत में सारी समस्याएं हैं और ये जालिम लोग हैं। जब एनआरसी सीए का मुद्दा आरएसएस के लोगों ने खड़ा किया, जितनी तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तब बहुजन मुक्ति पार्टी, वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा और हमारे सदर मेश्राम साहब सामने आए और उन्होंने कहा ये केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये हम सब का मुद्दा है। और हम सब का मुद्दा क्यों है? कागज केवल मुसलमानों का सवाल नहीं है। इस देश में शेड्यूल कास्ट के पास भी कागज नहीं है, ओबीसी के पास भी कागज नहीं है, आदिवासियों के पास भी कागज नहीं है। और असम से डाटा निकाल कर लाया हम लोगों ने कि असम में जो 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर किया गया, उसमें 5 लाख केवल मुसलमान थे और 5 लाख केवल मुसलमान थे और 14 लाख लोग गैर मुसलमान थे 19 लाख में। ये बात हम लोगों ने सामने लाई और जब हम लोगों ने सामने लाई तो भारत बंद हम लोगों ने बुलाया। बहुत जबरदस्त कामयाब भारत बंद हुआ। जब कामयाब भारत बंद हुआ तो आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के लोगों को बात समझ में आ गई, अब इससे हिंदू मुसलमान नहीं होगा, बल्कि जिनको हम हिंदू के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काना चाहते हैं उनको ही समझ में आ गया है कि ये एनआरसी उनके खिलाफ में है। तब से वो नाम लेना एनआरसी का बंद कर दिया। और हम लोगों ने एक बात और कही कि अगर तुमको एनआरसी करना ही है तो कागज के आधार पर एनआरसी मत करो, क्योंकि कागज जो है, वोटर कार्ड में तुम कोई दूसरा नाम लिख देते हो,
आधार कार्ड में दूसरा नाम लिख देते हो, राशन कार्ड में तीसरा नाम लिख देते हो, एक ही आदमी का 3 कागज बनाते हो, 3 कागज में 3 नाम लिख देते हो, तो कागज के आधार पे कैसे पता चलेगा कौन यहाँ का है कौन यहाँ का नहीं है? अगर करना है एनआरसी तो डीएनए के आधार पर करो, जिसके शरीर में जो खून है कहाँ का है पता चल जाएगा। और अगर डीएनए के आधार पर एनआरसी हो जाए तो मैं 200% गारंटी से कहता हूँ मोहन भागवत का डीएनए यहूदियों से मिलेगा। ये 200% गारंटी से कह रहा हूँ। इसलिए मोहन भागवत डर गया और कहने लगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबका डीएनए एक है। ये जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी इसकी वजह से हुआ। तो साथियों, इस देश में जो जालिम लोग हैं, जो यहूदियों की नस्ल के 3.5% लोग हैं, वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, देश को लड़ाना चाहते हैं और सबके हक अधिकार पर, हक हिस्से पर खुद ही कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए अब लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, जालिम और मजलूम की है। आजादी के 74 साल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी हो या माइनॉरिटी में मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हो, सभी को मजलूम बनाकर रख दिया गया है। इसलिए जितने मजलूम लोग हैं उनको एकजुट होना होगा और एकजुट होकर के इस लड़ाई को जालिमों के खिलाफ में लड़ना होगा और अपना हक हकूक लेना होगा। ये देश हमारा है तो इस देश पर हम ही राज करेंगे और जालिमों के खिलाफ लड़के देश में इंसाफ कायम करने का काम करेंगे। ये इंसाफ की लड़ाई है। इस इंसाफ की लड़ाई के लिए वकार अजहर जी नौजवान है, आप लोगों के बीच में आए हुए हैं, प्रत्याशी बन के आए हुए हैं। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप हमको ताकतवर बनाते हो तो ये लड़ाई हम विधानसभा में भी लड़ने का काम करेंगे, लोकसभा में भी लड़ने का काम करेंगे। असली लड़ाई तो वहीं होती है, कानून तो वहीं से बनते हैं जहां से कानून बनते हैं। अगर आप हमको मजबूत करते हो तो ये लड़ाई वहां पर होगी। उस लड़ाई को मजबूत करने के लिए, इंसाफ की लड़ाई को मजबूत करने के लिए आप लोग वकार अजहर जी को चारपाई चुनाव चिन्ह का बटन दबा करके जिताने का काम करेंगे। इतना ही मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।